कंग्रेचुलेशन टू रामनायन, ऑल इंडिया रैंक 32 आपकी आई है सीएपीएफ में जी मैम। 2024। तो आपको जी कैसा मैम। फील हो रहा मैम है कि हाँ, सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच फॉर जी, दिस कांग्रेचुलेशन। एंड जी, मैम फीलिंग तो काफी अच्छी है। इस छोटी सी उम्र में अभी 25 इयर्स का ही एज है। इसमें ग्रुप ए की गैजेटेड ऑफिसर बनना, वो भी जी, जी। डीएसपी लेवल की। काफी अच्छी फीलिंग है। घर में सब लोग खुश हैं, तो उनकी खुशी को देख करके अपनी भी खुशी दोगुनी हो जाती है। हाँ, ये तो बात अच्छा ख़ैर फीलिंग। सच है। हाँ, और आप किसको थैंक बोलना चाहते हैं? मतलब अपने फैमिली में आपके कौन सबसे बड़ा आपके लिए सपोर्टर रहा जिस आपकी जर्नी में? जी। सर मैम, इस जर्नी में मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट अगर जो कोई था, वो मेरे बड़े भैया थे। ये कहना एक्सैजरेशन नहीं होगा कि इफ ही वुड नॉट बीन देयर इन माय लाइफ, it would have been not possible to crack this examination, for that matter any examination. So he played ओके, a very important role. In fact when जब भी लो मैं फील करता था, तो उनके चेहरे को विजुलाइज करता था। उनका डेडिकेशन मेरे प्रति, उनका समर्पण मेरे प्रति, उनका विश्वास और कॉन्फिडेंस मुझ पर मुझे मोटिवेट करता था कुछ करने के लिए। इनफैक्ट मैम, ही इज लाइक माय सेकंड फादर। एज गैप भी लगभग 16-17 साल का है। तो ओके, ओके। जी, तो he is like my second father, and my it is like my father has given responsibility to him to deal with me and to हुँ, guide me. So ओके, my ओके। my brother is my God for this examination and for my life as well. तो थैंक्स टू योर ब्रदर जिन्होंने आपको इतना साथ दिया आपका और आप इतनी अच्छी रैंक भी हासिल कर पाए हैं। तो जी मैं मैम। जानना चाहूँगी रामनायन कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर मतलब आपने इससे पहले सीएपीएफ में और अटेम्प्ट दिए हैं? मैम, सीएपीएफ में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पिछली जी, बार मैंने इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, और ओके, आई वाज मेरिट आउट बाय 6 मार्क्स। ओके, ओके। And this time this was my second attempt and I made it, and this जी। year my rank is 32. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू हैव डन इन लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट? मतलब ऐसा क्या आपको लगा कि Ma'am, सेकंड अटेम्प्ट ईज़िली आपका हो गया? okay. Ma'am, as per my analysis, I think my written part in second paper was not that good, because last year in last attempt I left 15 marks questions like Prezi writing. I was ओके, not able to complete that. So this time my focus was to complete the paper itself at first instance. सो पेपर टू पे मैंने ध्यान दिया था, और पेपर वन पे मैंने मेरे जो नोट्स थे उसको रिवाइज किए थे। और इंटरव्यू पे इस बार मैंने काफी काम किया था, काफी नोट्स बनाए थे और सेल्फ मिरर प्रैक्टिस और वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस की थी। तो उसका जी। मुझे फायदा मिला। जी। वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब आपने घर पे फ़ोन से रिकॉर्ड करके इस तरीके से प्रैक्टिस जी। की? जी। जी। जी ये मैम। तो ख़ैर जी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को भी बोला है जिनको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है कि मिरर में आप खुद से बात कर सकते हैं, इवन फ़ोन में जी। रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्चुअली मैं वो जी। जी। उसक हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। जी मैम। जी मैम। जी। तो आपका डेली का टाइम टेबल वग़ैरह कैसे रहता था? मतलब आप फुल फ्लेज सीएपीएफ मैम, के लिए टारगेट कर रहे थे? no, ma'am. Initially, I was more focused towards civil services, but ओके, somehow I was not able to clear the prelims. So basically, ma'am, I wanted to be in the IPS. ओके। So यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ मेरा झुकाव शुरू से था, तो मैं सिविल सर्विसेज नहीं हो पा रहा था, तो सोचा कि सिविल सर्विसेज की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए मैं जी, सीएपीएफ की तरफ आया, और फोर्सेस के प्रति मेरा झुकाव मेरे फादर की वजह से है। ही वाज इन दी ओके, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एंड ही ओके, ओके। रिटायर्ड फ्रॉम द सब इंस्पेक्टर लेवल। सो मुझे पुलिस सर्विसेज में ही आना था, तो इसलिए मेरा झुकाव सीएपीएफ की तरफ हुआ। जी। ठीक। तो कैसे टाइम टेबल आप फ़ॉलो करते थे? मैम, टाइम टेबल का क्या है कि सुबह 5 से 6 मॉर्निंग पर्सन होने की वजह से सुबह 5 से 6 ओके, में उठ जाना, उसके बाद डेली जो रूटीन होता है उसको फॉलो अप करके 7-8 बजे से बैठ करके 12 बजे तक पढ़ना, एक शिफ्ट हो गया। हाँ, उसके बाद मैम फिर लंच करके थोड़ा-सा आराम करके 2 से 7 पढ़ लेना। उसके बाद मैम मैं अपने शेड्यूल में क्योंकि फिजिकल टेस्ट भी देना होता है इसमें, तो रनिंग करता था मैं शाम को। रनिंग में मैम मैं डेली 5 किलोमीटर रन मेरा 26 मिनट में 27 मिनट में रहता है।
तो ये करने के बाद फिर डिनर करके थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट वगैरह करके सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग वगैरह करके उसके बाद फिर से 10 से 11 बजे सो जाता था मैं। तो यानी कि तो जितने भी अमूमन बच्चे मैम सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। रनिंग हो जी, या जो जी भी मैम, आप कर फिजिकल फिट हाँ, यस मैम, यस मैम। फिजिकल फिटनेस इज़ इम्पोर्टेंट। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ है। आप कुछ जी। बीच में बोल रहे थे, मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको। नो मैम, आई एम फाइन। ठीक है। तो मुझे आप रामनारायण प्लीज़ ये बताइए कि आपने पेपर 1, पेपर 2 के लिए कैसी स्ट्रैटेजी रखी? कैसे आप मतलब आपने तैयारी स्टार्ट करी? किस सोर्स से आप करते थे सो दैट जितने भी एस्पिरेंट्स जो अभी देख रहे हैं सीएपीएफ के उनको हेल्प मिले? जी, जी। जी। मैम पेपर 1 की स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेरा फ़ोकस क्योंकि मैम मैं 12th तक मैं साइंस बैकग्राउंड रहा है और जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है पेपर 1 में, तो इसलिए मैं साइंस पे फ़ोकस करता था। हुँ, और बहुत ही ईज़िली अगर 9th और 10th की जो साइंस है एनसीईआरटी उसको अगर कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अगर 25-30 क्वेश्चन है तो आप जो है आराम से जो है कि 25-26 सही करके आएँगे, अगर अच्छे से कर लेते हैं तो। दूसरा क्योंकि मैम मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो मैं 15 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं उस पे फ़ोकस करता था। बाकी हिस्ट्री के लिए और बाकी सोर्सेज़ के लिए मैं एनसीईआरटी पे बेस्ड करता था। रिलाई किया था जिसे थीम इन इंडियन हिस्ट्री जो कि 12th की एनसीईआरटी है, जी, उसको मैंने पढ़ा था क्योंकि पीवाईक्यू में मैंने ये पाया था कि उससे स्टेटमेंट कुछ पर्सनैलिटीज़ के स्टेटमेंट रिपीट हुए थे। उससे क्वेश्चंस फॉर्म हुए थे, तो एनसीईआरटी फोकस किया था। करंट अफेयर के लिए मैम मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू मैं डेली रेफर करता था और लास्ट में ईयरली कोई भी मैगज़ीन बेसिकली मैंने स्पीडी करके कोई एक पब्लिकेशन की मैगज़ीन होती है, उसको मैंने इंडेक्स वगैरह याद करने के लिए वन लाइनर जो करंट अफेयर होते हैं, उसको याद करने के लिए पढ़ाई की थी। और पेपर 2 के लिए मैम मैं ग्रामर में जो फ्रेज़ल वर्ब होते हैं, वो काफ़ी वो लो हैंगिंग फ्रूट उसको हम बोल सकते हैं ग्रामर जी, पोर्शन में क्योंकि जी, आप 5 शब्द अगर आपको आते हैं तो वो 10 नंबर दिला देते हैं। तो मैं 2 250 फ्रेज़ल वर्ब याद कर लिया था और कुछ यूट्यूब से वीडियोज़ देख लिए थे जिससे जो है कि ग्रामर का पोर्शन मेरा ठीक हो गया था। और बाकी एस्से राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी वगैरह ये डेली अगर आप कोई न्यूज़पेपर अगर कोई फ़ॉलो करता है, नेशनल डेली कोई भी फ़ॉलो करता है, तो उसका आराम से हो जाएगा मैम। और मैम एग्ज़ाम से पहले आप मैंने क्या किया था मैम कि मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके गया था कि टाइम बाउंड मैनर में मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा 15 नंबर का छूट गया था। तो वो मैंने इस बार मैंने सारा पेपर कंप्लीट किया था, तो शायद उसका इम्पैक्ट रहा मैम। तो टाइम मेरी पे पेपर कंप्लीट स्ट्रैटेजी करना ज़रूरी बन जाता है। जी। जी, जी मैम। जी मैम। जी, तो मुझे आप ये बताइए कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्या ज़रूरी है? मतलब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आज भी नहीं पढ़ पाते हैं, 2 दिन पढ़ा, छोड़ दिया। तो आपके लिए हुँ। क्या न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट रहा था या न्यूज़पेपर के बिना मैगज़ीन करेंगे तो वो भी इनफ है? मैम मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, अगर न्यूज़पेपर छूट जाता था तो मुझे मतलब बेचैनी-सी होने लगती थी, इतनी आदत हो गई थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। और मैम मैं मैगज़ीन आप सब्स्टिट्यूट न्यूज़पेपर का नहीं हो सकता मेरे अनुसार क्योंकि मैम जी, न्यूज़पेपर से आपका ओपिनियन बिल्ड होता है और ओपिनियन बिल्ड होने से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। और वो आपको पता चलता है 2-3 साल तक करने के बाद क्योंकि वो पर्सनैलिटी डेवलप इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन माय ओपिनियन एंड राइट। दैट इज़ द रीज़न वो आपको 2-3 साल बाद पता चलेगा, जब आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से ग्रूम हो जाएगी, वो फीलिंग बाद में आएगी। तो न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आप कितने टाइम में न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे कर लेते हो? मतलब आपको कितना टाइम लगता है करने में? मैम 1 एंड हाफ 1 आवर एंड लगते हाफ थे। आवर जी, जी, जी। और न्यूज़पेपर शुरू-शुरू में तो पढ़ना 3 यानी कि घंटे भी इम्पोर्टेंट लगते थे। हाँ, शुरू में टाइम जी। लगता है बट जितने भी बच्चे अभी न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं उनको रामनारायण यही कहना चाह रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए क्योंकि एक हैबिट बनती है, जी मैम। ओपिनियन जी। बनता है। जी। जी मैम, जी अच्छा मैम। मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आज भी ऑफ़लाइन सेंटर में कुछ बच्चे आए थे सीएपीएफ की तैयारी करने के लिए अगले साल की, तो वो नीट बैकग्राउंड जी। से थे। तो आपको क्या लगता है नीट बैकग्राउंड वाले बच्चे कर सकते हैं या फिर सिर्फ़ सीएसई वाले बच्चे ही सीएपीएफ में जा सकते हैं? मैम जो सीएसई वाले बच्चे केवल सीएपीएफ में जाएँ ये ज़रूरी नहीं है। सीएपीएफ स्पेसिफिक भी तैयारी की जा सकती है, जी, बल्कि मेरा मानना ये है कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान, कोई लड़का अगर जो है कि सीएपीएफ स्पेसिफिक अगर
पढ़ाई करता है तो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएगा। हम लोग सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड होने के बाद सीएपीएफ में आए हैं तो ठीक है, अच्छी तैयारी उधर होने के बावजूद इधर आ जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इसके केवल सीएपीएफ के लिए ही करेगा तो वो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी मेरे अनुसार, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोप है सीएपीएफ में मैम। जी। तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? मतलब कि कितना परसेंट आपको पेपर 1 के लिए देना चाहिए, कितना परसेंट आपको पेपर 2 के लिए अपना टाइम अलॉट करना चाहिए या बराबर-बराबर चलना चाहिए? मैम मेरा मानना ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। कुछ लोगों का होता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने की स्किल उनकी अच्छी होती है। जी। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको पेपर 1 पे फोकस करना चाहिए। कुछ व्यक्ति का होता है कि उनका राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छा होता है, तो उनको पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा और अमूमन मुझे लगता है कि दोनों पेपर को समान भाव से देखना चाहिए, तभी आप जो है कि दोनों पेपर को मैम रिस्पेक्ट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपके साथ तभी भी आप ऐसी रही जो थी है कि स्ट्रैटेजी? आपने भी इस तरीके से ही रखा था? म जी मैम, मैं पेपर 1 पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करता था, क्यों? क्योंकि साइंस पे मेरा कॉन्फिडेंस था, मैथ्स पे मेरा कॉन्फिडेंस था। इसलिए जो पेपर 1 पे मैं ज़्यादा, और राइटिंग स्किल मेरी ठीक ठाक रही है, तो इस वजह से उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं था मेरा, केवल पीवाईक्यूज़ मैंने प्रैक्टिस करके गए थे। जी, ओके, ठीक है। जी, मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे रामनारायण कि जैसे पेपर 2 में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है या फिर कितनी करनी चाहिए? मिनिमम आपको इतना लिखना चाहिए या फुल लेंथ लिखने चाहिए? क्योंकि जी, मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों को यही समझ नहीं आता कि लिखें कितने फुल लेंथ, और वो डरते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो डरते हैं लिखने से। जैसे हमारे जो ऑनलाइन जी ऑफलाइन मैम, स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम यही नोटिस करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जी मैम। आंसर राइटिंग करनी कितनी ज़रूरी है सीएपीएफ पेपर 2 के लिए? मैम आंसर राइटिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो नहीं पॉसिबल है। सबसे पहले हमें फुल लेंथ नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए। पहले स्पेसिफिक, जैसे हमें एसे राइटिंग 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, फिर रिपोर्ट 1 लिख लिया, 2 लिख लिया। और जब हम इंडिविजुअली इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर लेते हैं हर सेक्शन को लिख-लिख करके, उसके बाद फुल लेंथ अटेम्प्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मेरा टाइम पे पेपर कंप्लीट हो जाए। मैम आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। जी, सुबह भी कुछ टॉपर्स आए थे, उन्होंने भी यही बताया स्टूडेंट्स को कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जी, आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होए। क्योंकि अगर पेपर कंप्लीट जी नहीं मैम। हुआ तो कहीं न कहीं आपके आधे मार्क्स, थोड़े मार्क्स तो वहीं डिफरेंस बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी बन जी जाता मैम। है कि आप पेपर टाइम पे कंप्लीट करके आएँ। ठीक है, जी मैम। थैंक यू फॉर दैट। एंड ऑल्सो अगर मैं पूछूँ इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में आपने मतलब कितने मॉक्स दिए? कैसे रहे आपके मॉक्स? क्या सीखने को मिला? क्या मॉक्स देना ज़रूरी है? मैम मॉक्स देना मेरे अनुसार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे प्रेशर हैंडल करने का प्रैक्टिस हो जाता है। और मेरा सबसे पहला मॉक इस ईयर का आपके यहाँ ही था, व्यास आईएएस का था। और यहाँ जी, का जो एक रिव्यू था काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था, और मैंने 30 अप्रैल को आई थिंक, अगर मुझे सही याद है तो मैंने हाँ, दिया इसी था। और डेडलाइन पे भी था। जो जी जो रिव्यू था उसको इम्प्लीमेंट करने का मुझे मौका मिल गया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 4 जून को था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉक्स देने से, वेरियस इंस्टीट्यूट में मॉक्स देने से रिव्यू मिलते हैं, उसपे आप काम कर पाते हैं। तो मेरे अनुसार मॉक तो देने चाहिए, मॉक इम्पोर्टेंट है मैम। जी। ठीक है। तो यही चीज़ है, स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए कि इंटरव्यूज़ भी ज़रूरी है, पेपर 1 भी ज़रूरी है, पेपर 2 भी ज़रूरी है। अब आपको पता है कि जी अभी मैम। अगस्त में वापस एग्ज़ाम आ रहा है, 3 अगस्त को आपका जी, सीएपीएफ का वापस एग्ज़ाम है। तो कुछ एक जी। स्ट्रैटेजी टाइप बताना चाहते हैं, शॉर्ट में बिल्कुल 1 मिनट में, जो बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं, उनको थोड़ा रहे कि अ, इस तरीके से जी, पढ़ें? जी। जी, मैम क्योंकि बहुत कम समय बचा है, तो इस टाइम मैं कहूँगा कि रिविज़न पे स्टूडेंट्स का ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए और प्रैक्टिस पे फ़ोकस होना चाहिए, और पेपर जी, 2 की भी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पेपर 1 अनप्रेडिक्टेबल हो, तो पेपर 2 में अच्छा परफ़ॉर्म कर लें। तो दोनों को जो है कि बैलेंस करके उनको रिविज़न प्लस प्रैक्टिस करना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज़ पे ना रिलाय करें, कुछ सोर्सेज़ पे रिलाय करें और जी, प्रैक्टिस करें, जी। जी, जी। पीवाईक्यूज़ वगैरह। जी, मैम, जो लिमिटेड सोर्सेज़ उन्होंने अपने बनाए हैं, उसी पे फ़ोकस करें, क्योंकि टाइम जी, काफ़ी लिमिटेड है अभी तो। जी, सही बात है। और जी, आपका रियल इंटरव्यू जी। कैसा गया था? मतलब आपको कैसा मैम लगा रियल था रियल इंटरव्यू तो इंटरव्यू? हाँ, रियल इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, और मैं कॉन्फिडेंट था कि अच्छा, अभी तो क्योंकि मैम मार्कशीट आई थिंक नहीं आई है, हाँ। बट मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले होंगे मुझे। रैंक के हिसाब से मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले होंगे। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था मैम। तो रियल इंटरव्यू में सच्ची में मतलब डर वाला माहौल होता है या फिर ठीक-ठाक होता है कि नो टैकल कर मैम। लिया सकता है?
नो मैम, वो लोग काफ़ी रिलैक्स करा देते हैं आपको, काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने ग्रैंडफ़ादर से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जी। वो फ़ील ही नहीं होने देंगे आपको। और कोचिंग में जो मॉक हम लोग देते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन, फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं, वैसा वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ जाने के बाद आपको डायरेक्टली पूछेंगे, "अच्छा, रामनयन जी, अच्छा बैठिए, ये ऐसे", मतलब काफ़ी इन्फॉर्मल टाइप का लगेगा। बट तो आपसे कुछ ऐसा कुछ उनकी मुझे इंटरेस्टिंग पूछा उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा? मैम, इंटरेस्टिंग इस बार तो उतना नहीं, लास्ट ईयर पूछा था। अच्छा, ओके, सर ने, हाँ जी, लास्ट ईयर का अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लास्ट ईयर मेरे इंटरव्यू में 103 मार्क्स थे। ओके। लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी अजीब सवाल था कि आपकी गर्लफ्रेंड है? तो मैंने बोला कि सर नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं है? मैं कहा कि सर मेरा एकेडमिक्स पे फ़ोकस ज़्यादा था इसलिए नहीं था। तो फिर वो कहने लगे कि इसका क्या लिंक है जैसे कि एकेडमिक पे फ़ोकस है तो आपका जो है कि व्यावहारिक जीवन जो है ऐसा। तो इस तरीके का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लास्ट ईयर थे। इस बार जी, काफ़ी अच्छा गया था तो डैब ऐसा बेस्ड था रहा था। मैम अनु। डैब बेस्ड जी आपका मैम? इंटरव्यू रहा था। जी, 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 चलिए, ठीक है। चलो जी, रामनयन जी, कांग्रेचुलेशन टू यू वन्स अगेन एंड वी वुड लव टू मीट यू तो अगर आप कभी दिल्ली आते हैं तो हम ज़रूर आपसे मिलना जी, चाहेंगे, ठीक है? जी मैम, बिल्कुल, और बिल्कुल। जी हाँ, मैम, बिल्कुल। और मुझे उम्मीद जी, है कि जितने भी बच्चे अभी ये सेशन देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी हेल्प हुई होगी। काफ़ी इंसाइटफुल सेशन ये जी, रहा है, ठीक है? सो ऑल द जी, वेरी बेस्ट। जी। मिलते हैं हम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम, राम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू।